जी मित्रों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। जैसा कि आपको याद होगा, एक संस्था हुआ करती थी साउथ एशियन कंट्रीज की, जिसका नाम था सार्क। तकनीकी रूप से सार्क आज भी जिंदा है। सार्क को खत्म नहीं किया, डिसमेंटल नहीं किया गया है। लेकिन सार्क की आखिरी समिट जो हुई थी, वो हुई थी नेपाल में 2014 में। ये 2 सालों बाद हर 2 साल पर इसकी समिट हुआ करती थी, जहां पर हेड ऑफ स्टेट्स जो है साउथ एशियन कंट्रीज के, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, उसमें अफगानिस्तान को लेटली शामिल किया गया था, और ये सब लोग मिला करते थे। उसके बाद में क्या हुआ, जो नेक्स्ट मीटिंग यानी कि लास्ट मीटिंग जो होने वाली थी, वो होनी थी 2014 नेपाल के बाद में 2016 में। 2016 में मीटिंग तब हुई थी पाकिस्तान में होनी, और वो होनी थी 15-16 नवंबर को। 15-16 नवंबर की इस मीटिंग से पहले, अगर आपको याद हो, 2016 में उड़ी के अटैक हुए थे कश्मीर में। और उड़ी के अटैक में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए भारत ने इस में पार्टिसिपेशन से मना कर दिया था। अकॉर्डिंग टू द सार्क चार्टर, अगर कोई भी एक मुल्क जब मना कर देता है, तो बेसिकली वो सार्क का जो समिट है वो हो नहीं पाता है। अच्छा, उस केस में भी हुआ ये था कि भारत के मना करने के बाद में न सिर्फ इसमें जाना मुश्किल हो गया, बाकी बाकी जो मुल्क थे, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, उन सब ने, श्रीलंका, नेपाल, इन सब ने मना कर दिया वहां जाने से। तो बेसिकली वो आइडिया वहीं का वहीं धरा रह गया। जब वो आइडिया वहां का वहां धरा रह गया, और देखा यह गया कि जिस तरह से पाकिस्तान अपनी चीजों को लेकर आगे चल रहा है और आतंकवाद से पीछे नहीं हट रहा है, आतंकवाद को प्रमोट करने से खासकर ये जो ट्रांस बॉर्डर हमारे भारत में जो प्रमोट कर रहा था, वो जब उससे पीछे हटता नहीं देखा गया, तो जाहिर है कि भारत को कोई ना कोई एक अपने साउथ एशिया के जो बाकी कंट्रीज हैं, उनसे तो अपने आप को रिलेट करना ही था। आपको ये भी याद होगा कि सार्क में जो बात चली थी, वो एक कॉमन करेंसी की भी चली थी। ये भी चला था कि तमाम सार्क मुल्कों में वीजा फ्री एंट्रीज मिल जाएंगी लोगों को। जाहिर है उसमें पाकिस्तान वाला एक्सेप्शन हमें रखना ही था। और दूसरी तरफ ये भी रखा गया था कि जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं, वो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे सार्क के, जिससे कि सारे जो सार्क मुल्क हैं, सार्क कंट्रीज के जो मुल्क हैं, उनको अपने अपने बिजनेसेस को बढ़ाने में, उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो प्रमोशन करने में उनकी आसानी होगी। यानी कि सभी मुल्कों के आपस में ट्रेड रिलेशंस बढ़ेंगे, और सबका फायदा होगा। बेसिकली कमर्शियली उन सबका फायदा होगा। ये मॉडल उस तरह से सोचा जा रहा था जैसे कि यूरोपियन मॉडल है, कि भाई आप शेंगन स्टेट्स हैं, शेंगन स्टेट्स में से किसी का भी आप वीजा ले लीजिए, और आप तमाम शेंगन स्टेट्स में घूम सकते हैं, जो कि करीब 26-27 मुल्क बनते हैं। आप कहीं भी घूमिए, कहीं कोई पूछने वाला आपको नहीं मिलेगा। तमाम बॉर्डर्स आपके लिए एक साथ खुल जाते हैं, बशर्ते कि आप उस कंट्री में लैंड करते हैं जिस कंट्री से आपने वीजा लिया है। यानी शेंगन स्टेट्स में से किसी किसी भी मेंबर स्टेट से आप वीजा ले सकते हैं। जहां से आप वीजा लेते हैं, आपको पहले वहां पे लैंड करना होता है, उसके बाद में आप कहीं भी जाइए, सारे का सारा शेंगन स्टेट्स आपके लिए खुल जाते हैं। तो ये देखते हुए, क्योंकि भारत को इसकी आवश्यकता थी, और ये पूरे रीजन की भी जरूरत थी, साउथ एशिया की जरूरत थी, कि तमाम मुल्कों को किसी न किसी फॉर्म में जोड़ा जाए। तो जब ये देखा गया कि भाई पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और उसने कहीं ना कहीं आपको प्रेकिंग करते रहनी है अपने सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट में। मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको नेशनल इंटरेस्ट का नाम क्यों दे रहा हूँ, पाकिस्तानी नेशनल इंटरेस्ट का नाम क्यों दे रहा हूँ, वो आपको आगे पता लगेगा। इसी वीडियो में देखते रहिए आप। लेकिन दूसरी तरफ आप भी पाएंगे कि चूंकि भारत को अपने इस गोल को अचीव करना था कि हम बाकी के जो ममालिक हैं, बाकी के जो मुल्क हैं इस खित्ते के, इस रीजन के, हम उनसे जुड़ पाएं, तो भारत ने एक नया संगठन बनाना शुरू किया। और नए संगठन की जो रचना की गई, उसका नाम रखा गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इन शॉर्ट, एब्रिविएशन में इसको हम बोलते हैं बिम्स्टेक। ये हुई एक बात। जब बिम्स्टेक बन गया, और बिम्स्टेक के बाद में लगातार इनकी मुलाकातें शुरू हो गई, टेक्निकल कॉपरेशन शुरू हो गई है, और भारत इसमें लगातार एक्टिव है। बिम्स्टेक के तमाम मुल्क अब इसको इम्पोर्टेंस देते हैं और अच्छी तरह से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हमने थाईलैंड तक को शामिल किया हुआ है, बर्मा यानी म्यांमार और थाईलैंड तक को शामिल किया हुआ है, साउथ एशिया के अलावा। तो वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम आगे इस पर और बात करेंगे मित्रों, लेकिन फिलहाल जो हमें अच्छा, तो ये जो आपको मैंने बताया कि जो 15-16 नवंबर को जो होनी थी, वो कॉन्फ्रेंस जहां पाकिस्तान में सार्क की होनी थी, वो तो हुई खत्म, और उसके बाद में फिर वो दोबारा कभी हो ही नहीं पाई। और ग्रेजुअली चूंकि बिम्स्टेक में एक्टिविटी भारत ने बढ़ा दी, तो नतीजा ये हुआ कि सार्क
फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज स्टैंडिंग डेड, बिकॉज उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है, बिना भारत के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और उस सारे सार्क की जो मौत हुई उसके पीछे एक अकेला कारण था, पाकिस्तान का अपनी हरकतों से बाज ना आना। लेकिन अब जबकि कल से, यानी आज 11 तारीख है, आज और कल बिम्स्टेक की जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग चल रही है। और इस मीटिंग को इतना महत्व दिया गया है कि बांग्लादेशी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर्स का कॉन्क्लेव रिजॉर्ट हो रहा है, कॉन्क्लेव हो रहा है आज और कल, कि वो चाइना में थे, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अपनी प्राइम मिनिस्टर के साथ गए हुए थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस समय चाइना का विजिट कर रही थी। तो वो चाइना से सीधे भारत आए हैं ताकि टाइम ना लूज हो और वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें। तो वो यहाँ पर आ चुके हैं कल। अच्छा, तो और आज वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मित्रों, इस सारे मुद्दे पर मैं आपको क्यों लेकर आ रहा हूँ? मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने सार्क को बर्बाद किया, जिन्होंने सार्क को लिटरली प्रैक्टिकली सबोटाज किया, डेड किया, वही अब ब्रिम्स्टेक के धीरे से सफल होने पर, आगे बढ़ने पर, संस्थागत रूप से मजबूत होने पर किस तरह से रो पीट रहे हैं। और उस रोने पीटने में आपको हमेशा हमेशा की तरह से नंबर 1 होते हैं कमर चीमा साहब। तो लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कमर चीमा साहब कैसे उस पर रो पीट रहे हैं और फिर हम उस पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहे कमर चीमा साहब, लीजिए और सुनिए इनका रोना पीटना। दोस्तों, लग तो ऐसे रहा है कि भारत जो है उसने साउथ एशिया की जो डेफिनेशन है वही चेंज कर दी है। आज भारत के अंदर बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है, जिसको जारी बात है भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर उसको लीड कर रहे हैं। अब हो ये रहा है, जिसको अगर देखा जाए कि ये जो बिम्स्टेक है ये एक ऐसा ब्लॉक भारत ने बना दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए माइनस कर दिया। अब मित्रों, बिम्स्टेक में से पाकिस्तान को मित्रों जरा इस चीज को गौर कीजिए। ये जो कह रहे हैं पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए माइनस कर दिया है, आप जरा सोचिए, माइनस उसको किया जाता है जो कभी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? माइनस तो आप उसको करेंगे जो वहां पे हो। पाकिस्तान तो कभी वहां पे था ही नहीं। तो इवन लिंग्विस्टिकली, भाषाई तौर पर भाई, ये निहायती बेहुदा सेंटेंस है जो ये जुमला है जिसको कमर चीमा साहब बोल रहे हैं। माइनस कैसे करेगा कोई जो चीज वहां थी ही नहीं? यू नेवर एग्जिस्टेड देयर। तो जब आप वहां है नहीं तो आपको वो माइनस कैसे करेगा? और यहां उसमें कहां लिखा है, कहां लिखा है कि आप किसमें पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए आपको? बे ऑफ बंगाल का इनिशिएटिव है और आप तो अपने आप को अरेबियन सी में गिनते हैं। पाकिस्तान तो अपने आप को कहता है हम तो अरेबियन सी के हिस्से हैं। वो तो ये कहते हैं अपने आप को। वो बे ऑफ बंगाल में कहां से आ गए? तो इनका तो रोना पीटना पहले जुमले से ही आप देखिए कि कहां शुरू हो गया। और बाय द वे, मैं आगे इस पर और बात करूंगा, लेकिन जरा कल्पना कीजिए मित्रों कि भला अगर पाकिस्तान बिम्स्टेक का हिस्सा बन भी जाए, तो आप याद कीजिए जब स्पेस हमारी सैटेलाइट जा रही थी और साउथ एशिया के लिए सैटेलाइट जा रही थी, आपको याद होगा वेदर के लिए हमने सारे पूरे साउथ एशिया की वेदर इंफॉर्मेशन के लिए एक अलग से सैटेलाइट छोड़ा था। हर एक मुल्क ने उसमें पार्टिसिपेट किया, किसी न किसी से हमने कोई पैसे नहीं लिए, भारत ने खुद सैटेलाइट बनाया और सारे मुल्कों के लिए छोड़ा। पार्टिसिपेशन उसमें सिर्फ उनको देना था अपना कि हाँ हम भी इसका यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने मना कर दिया था, आपको याद है? और पाकिस्तान ने ये कहकर मना कर दिया था कि नहीं साहब, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम तो अपना सैटेलाइट खुद बना रहे हैं, तो हम अपना वेदर का सैटेलाइट खुद भेजेंगे। आज तक जा रहा है, आज तक जा रहा है। तो और ऐसा मुल्क और ऐसे मुल्क के ये एकेडमिया के मेंबर, इंटेलिजेंसिया के मेंबर क्या कमेंट्री कर रहे हैं कि हमेशा हमेशा के लिए माइनस कर दिया। लाला तुम थे कब और क्या करने के लिए आना था तुमको वहां पे? क्योंकि टेक्निकल कॉपरेशन तो आप करना ही नहीं चाहते ना। आप सोचिए भाई, ना आप हमारे साथ स्पेस में जुड़ना चाहते हैं ना किसी। अच्छा, वैसे भी मैं इस पे आगे बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगा, ये स्पेस की जो बात की जा रही है जो मैंने आपसे छेड़ दी यहाँ पे। लेकिन ये तो एक खाली एग्जांपल था, ये सिर्फ एक आपको मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया है कि ये किसी भी टेक्निकल कॉपरेशन में साउथ एशिया के मुल्कों के साथ में न तो उनको कोई कंट्रीब्यूशन, ना वो एग्रीड है काम करने के लिए, क्योंकि आपको सब कुछ तो चाइना से चाहिए ना। तो वहीं बैठो फिर। तो खैर, आगे देखिए इनका रोना पीटना फर्दर कैसे चल रहा है। हमेशा हमेशा के लिए खित्ते से माइनस कर दिया और उन्होंने अपनी एक नई डेफिनेशन जो है वो खित्ते में डाल दी। अब जारी बात है, पाकिस्तान जो है वो
उसको उसके पास ना तो कोई बायलैटरल फोरम है इस पूरे खित्ते में किसी मुल्क के साथ बात करने के लिए। बायलैटरली हम किसी से बात ही नहीं करते क्योंकि हम किसी को इस काबिल ही नहीं समझते। जिनको नहीं पता मैं बताता चलूँ कि इसको बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देखें बिम्स्टेक जो है ये एक वो कहते हैं जी तकरीबन 2 अरब लोग हैं इसमें, और इसकी जो कंबाइंड जीडीपी है वो 5.2 ट्रिलियन है, जिसमें से जारी बात है तकरीबन 4 ट्रिलियन तो इंडिया अकेले की है, बाकी ममालिक की मिला के 1.2 ट्रिलियन है। और जिसमें इंपॉर्टेंट मुल्क, सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड है। देखें आप अगर सार्क को देखें तो आपने ऑलमोस्ट म्यांमार और थाईलैंड को ही एक्स्ट्रा ऐड किया है, बाकी तो सारे मुल्क ऑलरेडी थे वहां पे। तो इंडिया अपनी ग्रुपिंग बना रहा है और बनाने में कामयाब हो गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान को उन्होंने फारग कर दिया और उन्होंने कहा जी कि आपका इस खत्ते में कोई ताल्लुक नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सार्क को डिसफंक्शनल कर देते हैं, बिम्स्टेक को और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव शुरू करके पाकिस्तान और जो इसके इंटरेस्ट हैं वो कहेंगे जी वो तो क्योंकि डिसफंक्शनल है हमने एक नया ग्रुप बना लिया है। इस ग्रुप के जरिए देखें इंडिया अपनी ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो तो पूरी तरह जिसे वो कहते हैं ना कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर अगर अमेरिका पूरा हाथ रखे तो वो ये लीडरशिप जो है वो समहाउ क्लेम करे, इस पे वर्क करे। अब ये जो बिम्स्टेक, अब ये भी एक रोना है, जो ग्लोबल साउथ का रोना रोते रहते हैं। आप जरा सोचिए ग्लोबल साउथ में और कौन है जो लीड करेगा? चाइना का तो कोई इंटरेस्ट उनमें बन ही नहीं पा रहा है। चाइना किसी के साथ में सिवाय कि जमीन कैप्चर करने के, किसी को हाई लोन देने के चक्कर में इकोनॉमी पर तो भाई साहब प्रोग्राम करते नहीं है ना। अगर ये इकोनॉमी प्रोग्राम करते तो आपको ये पता लगता कि दरअसल इस समय पाकिस्तान किस हालत में है। मतलब लिटरली फाइनेंशियली इस समय कुत्ते वाली हालत हो रही है पाकिस्तान की। एंड मैं ये आपको रियलिटी में बता रहा हूँ, सही मायने में कुत्ते वाली हालत हो रही है। मतलब 17% का के हिसाब से जो वो इंटरेस्ट ले रहा है पाकिस्तान, सॉरी प्रॉफिट ले रहा है 17% पर चाइना, उन तमाम पावर प्रोजेक्ट से जो उसने वहां लगाए हैं। बंद आप उनको कर नहीं सकते। पिछले दिनों पाकिस्तान ने एक और आइडिया फ्लोट किया। आइडिया में तो कोई कमी नहीं है ना, ये जुगाड़बाजी तो पूरी करते रहते हैं। इन्होंने पीछे ये भी जुगाड़ फिट किया था चाइना के साथ कि काम करते हैं हम चाइना के पावर प्रोजेक्ट्स को खरीद लेते हैं। खरीदने से क्या होगा कि जो इनको हमें प्रॉफिट देना पड़ता है वो बंद हो जाएगा। अब पता लगा अच्छा खरीदें कैसे, तो उन्हें कर्जा ले लेते हैं। बोले कर्जा कैसे ले, तो बोले हाँ ये दिक्कत है, लो ड्रॉप हो गया आइडिया। क्योंकि कर्जा को देने को तैयार ही नहीं इनको, क्योंकि सबको ये मालूम है कि जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं वो फंडामेंटली गलत है। और चाइना ने वो प्रोजेक्ट आपको इसलिए बना के दिए थे कि तुम मरो आके, इस ट्रैप में आओ और तुम्हारी ऐसी की तैसी हम करेंगे, और वो कर रहे हैं। तो अब इस समय पर 2 मिनिस्टर उनके, एहसन इकबाल प्लानिंग मिनिस्टर हैं, और इनके जो मोहम्मद औरंगजेब जो कि वो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, इस समय दोनों चाइना भागे हुए हैं। चाइना क्यों भागे हुए हैं कि भाई डेट इसको जो है वो कर दो, रीप्रोफाइलिंग कर दो इसकी डेट की जो चाइना का इनके ऊपर है। 450 बिलियन देना है मियाँ, 450 बिलियन रुपए कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स। मैं तो आपको रुपए में सम बता रहा हूँ। तो आप जरा सोचिए कि चाइना काहे को आपको रिस्ट्रक्चर, अच्छा चाइना ने कहा था कि हम रिस्ट्रक्चर कर लेंगे, मगर वो पुरानी बात हो गई। कई साल हो गए इस बात को, तब से चाइना बैठा इंतजार कर रहा है इनका। और अब चाइना को ये लगता है कि जो इनकी इकोनॉमी की हालत है, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग में ये कह रहे हैं कि भाई जो हमको आपको पैसा इस 10 साल के अंदर में देना था, यानी अब देना था, इसको 20 साल कर दिया जाए और हम इसको 20 साल में यानी आने वाले 10 साल में दे देंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि चाइना इनकी इकोनॉमी की हालत देख रहा है और वो ये सोच रहा है, कह रहा है, समझ रहा है कि भाई ये अगले 10 साल में भी नहीं दे सकते। तो अगर मैं इनकी रीप्रोफाइलिंग भी कर दूं तो डेट की रीप्रोफाइलिंग करने के बावजूद भी 10 साल बाद भी ये फिर यहीं खड़े होंगे और 10 साल बाद फिर हमसे रीप्रोफाइलिंग के लिए कह रहे होंगे। तो इसलिए वो कह रहा है भाई जो मरना मराना है अभी मरो, अब भैया हमने नहीं करनी। अभी तक चाइना ने हामी नहीं भरी है और कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है कि चाइना इस पर कोई समझौता करने जा रहा है। बहुत पॉसिबल है कर दे, मैं नहीं जानता, या कि किसी लिमिटेड स्केल पे करे, ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक कोई आसार दूर दूर तक ऐसे नजर नहीं आए हैं। चाइना ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। तो मैं आपको इस बात को, ताकि इससे अलग ना हो जाए बात, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो चीमा साहब हैं, ये दरअसल
मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते रहते हैं हर वक्त, और ये एक बार फिर से वहां भटका रहे हैं जहां पे फॉरेन, ये बात क्या करते हैं, बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी एक्सक्लूसिव। ये नहीं मालूम है कि तमाम फॉरेन पॉलिसी चलती है इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पे। तुम्हारी जेब में अठन्नी नहीं है और तुम बातें कर रहे हो 20 रुपए की, तो कैसे कोई सुनेगा तुम्हारी? कोई सुनेगा ही नहीं ना। ये किस्सा है। एनीवे, आगे देखिए कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की मीटिंग हुई है, इसमें जिसे वो कहा जाता है कि वो कहते हैं जी कि जितनी भी ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन की गई है कि क्या हो रहा है और हम खित्ते के ममालिक कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सुनने में आया है कि जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो डॉक्टर हसन महमूद, वो स्पेशली चाइना से आए हैं क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद थे। वो वहाँ पे मौजूद थे और वो यहाँ पे आए हैं। अब ये मेरा ख्याल है सेकंड फॉरेन मिनिस्टर्स इजलास हुआ है शायद, और बट एनी हाउ द क्वेश्चन इज नॉट कि ये कौन सा इजलास है, द क्वेश्चन इज कि इंडिया ने अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें जो जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी या जो सगार रीजन है उसके तहत इंडिया अपने इनिशिएटिव्स ले रहा है और ये तमाम ममालिक के साथ वो इंगेज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल जिसे कहेंगे ना कि क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या होगा, क्या मिलने जा। देखिए ये प्रॉब्लम है, आपने सुना क्या मिलने जा रहा है। जब सारी की सारी सोच का दायरा इसी पे सीमित हो कि हम अगर मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन करने जा रहे हैं, क्या मिलने जा रहा है। और क्या मिलने जाने से मतलब ये नहीं है कि आपको एजुकेशन में क्या मिलने जा रहा है, आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या मिलने जा रहा है, आपको ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में क्या मिलने जा रहा है ना। पैसे, पैसे कितने मिल जाएंगे? जहां पैसे नहीं वहां इंटरेस्ट नहीं। देखिएगा आगे वही बात आएगी। अभी देखिए आ रहा है अब जिसमें जारी बात है नई टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, नए चैलेंजेस की बात हो रही है, किन किन एरिया में कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी को कैसे इन्हेंस करना है, फिर इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाने हैं। ये जो देखें, याद रखें, एक होता है, एक लफ्ज होता है उसे बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मॉडर्न, अब ये देखिए, ये जो हेजेमनी की बात कर रहा है इसको जरा गौर से देखिएगा। ये बेसिकली एक किस्म की पॉलिटिकल हेजेमनी की बात कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि अगर आप नेटो में चले गए तो अमेरिकन हेजेमनी में आ गए, अब वरना अब आप नेटो में नहीं जा रहे हैं, वॉरसो खत्म ही हो गया जब से डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, तो बचा क्या अब चाइना। चाइना के जो इस तरह के ग्रुप्स बन रहे हैं, चाहे वो ब्रिक्स है, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है, या ये जो SCO है, ये सारे जो डोमिनेटेड बाय चाइना है, वहां पर इनको लगता है कि भाई यहाँ पर चाइना जो है अपनी हेजेमनी बना रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान वहां पर जब जाता है तो वो अपनी बात अपनी तरह से करता है और वो उस हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करता है। हिंदुस्तान इज टू बिग अ कंट्री टू बी इग्नोर्ड। एक बात, उसको चाइना भी इग्नोर नहीं करता है। दूसरी तरफ ये भी कि चाइना अपनी हेजेमनी को हमारे ऊपर थोप दे, ये उसकी हैसियत नहीं, ये उसको भी मालूम है, चाइना को भी मालूम है इस बात को अच्छी तरह से। ये जो कमर चीमा जैसे लोग समझे ना समझे, चाइना को बड़ी अच्छी तरह में आता है कि हिंदुस्तान की क्या अहमियत है, तो वो इसलिए इस कलेश में वो नहीं पड़ते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो बाकी के वो कहीं ना कहीं अपनी हेजेमनी तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन हाँ अपना कंट्रोल जरूर इन मुल्कों पर बनाकर रखना चाहते हैं, इन टर्म्स कि इनको किसी को पैसे दे दिए, कहीं किसी को लोन दे दिए, और वो इस तरह से दे दिए कि वो फिर वही हमेशा जैसे BRI का चक्कर है, जैसे इनको CPC में फंसा दिया है, बाकी मुल्कों को BRI में फंसा दिया है, और अब बाकी के मुल्क चाहे अफ्रीकन मुल्क हो चाहे इटली हो, सब निकल के भाग रहे हैं BRI से। वो इसीलिए भाग रहे हैं, सबको नजर आ रहा है कि दरअसल ये कर क्या रहे हैं चाइनीज। तो मैं आगे आपसे और बात करता हूँ, क्योंकि ये खेल चाइना का जो है वो धीरे धीरे एक्सपोज होता जा रहा है। लेकिन फिर भी आगे देखिए कि हमारे ये साहब क्या कह रहे हैं। ग्लोबल सिस्टम खड़ा हुआ, ये दैट इज बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स। इंस्टीट्यूशन बनाओ, उस इंस्टीट्यूशन में अपनी ताकतवर मुल्कों को साथ में लाओ जिनके साथ आप पॉलिटिकली लाइक माइंडेड हैं, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो, और आप अपनी मर्जी से वहां पे चीजें करो जो आपको अच्छी लगती हैं, जैसे अमेरिका करता है IMF को देख के, वर्ल्ड बैंक को देख के, नेटो में वो इस तरह की चीजें हैं। सो ये चीज है। अब इंडिया ने क्या किया, अब चाइना ने क्या करना शुरू किया, चाइना ने
इंस्टीट्यूशनल हेजमनी का जवाब इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स में दिया, जिसमें फॉर एग्जांपल एससीओ था, जिसमें ब्रिक्स है, जिसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही है, और इस तरह के इंडिया फॉर एग्जांपल जी BRI है, या इस तरह की चीजों पे वो काम कर रहे हैं। इंडिया भी उसी मॉडल को फॉलो कर रहा है कि आप इंस्टीट्यूशनल, अगर चाइना ने एससीओ एंड ब्रिक्स, जहां पे इंडिया इटसेल्फ मेंबर है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, चाइना ने अपनी छोटी ग्रुपिंग्स बनानी शुरू कर दी है। और ये बेसिकली दिस इज एन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स टू चाइनीज हेजमनी इन केस इफ इट इज चाइना जो है वो करना कुछ चाहता है। तो इंडिया ने इससे पहले कि चाइना अपनी वो जो हेजमनी है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करे, इंडिया लग पड़ा, साथ ही लग पड़ा। सो इंडिया ने इसलिए इस तरह के जो छोटे छोटे ग्रुप में बनाने शुरू। अब सार्क में तो ये था कि पाकिस्तान आता था, पाकिस्तान कहता था बराबरी की बात करो, पाकिस्तान जो एजेंडा है उसको खराब कर देता था। सुने ना, पाकिस्तान एजेंडा खराब कर देता था, ये सच है जो अनजाने में चीमा के मुंह से निकल गया है। अब जरा देखिए ये जो सच उनके मुंह से निकल गया है इसको वो कैसे सुधारते हैं। देखिए, इंडिया के एंगल से मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान तो कह रहा था हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें कर रहे हैं, पाकिस्तान को ये था कि इंडिया चीजें खराब करता है। इसकी जो कंबाइंड जीडीपी है वो 5.2 ट्रिलियन है, जिसमें से जारी बात है तकरीबन 4 ट्रिलियन हुई है। इसमें जिसे वो कहा जाता है कि वो कहते हैं जी कि जितनी भी ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन की गई है कि क्या हो रहा है और हम खित्ते के ममालिक कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सुनने में आया है कि जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, अब फॉर एग्जांपल जिसे कहेंगे ना कि क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या होगा, क्या मिलने जा रहा है, अब जिसमें जारी बात है नई टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, नए चैलेंजेस की बात हो रही है, किन किन एरिया में कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी को कैसे इनहेंस करना है, फिर इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाने हैं। ये जो देखें, याद रखें, एक होता है, एक लफ्ज होता है उसे बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मॉडर्न ग्लोबल सिस्टम खड़ा हुआ, ये दैट इज बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स। इंस्टीट्यूशन बनाओ, उस इंस्टीट्यूशन में अपनी ताकतवर मुल्कों को साथ में लाओ जिनके साथ आप पॉलिटिकली लाइक माइंडेड हैं, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो और आप अपनी मर्जी से वहां पे चीजें करो जो आपको अच्छी लगती हैं, जैसे अमेरिका। अच्छा, अमेरिका ये करता है, ये बातें समझ आती है मित्रों, ये बात आप समझ जाएंगे। लेकिन जरा बताओ, ये जो ये कह रहे हैं इंडिविजुअल हेजेमनी कब होती थी भाई? अगर आप सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी चले जाइए तो क्या होता था? हिटलर की बात हो रही है ना। हिटलर एक इंडिविजुअल जरूर था, एक इंडिविजुअल जो कि डेमोक्रेसी के जरिए आया था, डोंट फॉरगेट, अच्छा बुरा गलत सही जो भी था, लेकिन वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था, ये भी ना भूलिएगा। बाकायदा सोशलिस्ट पार्टी थी जर्मनी में जिसका वो हेड था। एक बात। दूसरी बात कि ये जो कह रहे हैं, मुझे हिस्ट्री का वो टाइम बताइए जब इंडिविजुअल्स के नाम पर हेजेमनी कहीं एस्टेब्लिश हुई हो। हेजेमनी हमेशा कंट्रीज की ही एस्टेब्लिश की जाती है। जब आप इंटरनेशनल हेजेमनी की बात करते हैं तो हमेशा मुल्कों की हेजेमनी होती है ना भाई। सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो हेजेमनी मान लीजिए हिंदुस्तान में थी, जो किंगडम फैला हुआ था यहाँ पर, वो किसका माना जाता है? ब्रिटेन का माना जाता है ना कि क्वीन का। क्वीन वॉज रिप्रेजेंटिंग ग्रेट ब्रिटेन, राइट? उससे पहले जो थी वो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो इंडिविजुअल कहाँ था इनमें? तो इवन बिफोर द सेकंड वर्ल्ड, उससे पहले आप चाहे बिस्मार्क तक चले जाएं, कहीं चले जाएं, आप मुझे बताएं इंडिविजुअल हेजेमनी कहाँ होती है? जो इंडिविजुअल है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता रहा है स्टेट को, और स्टेट जो है वो अपनी हेजेमनी एस्टेब्लिश करता रहा है। अब आज कभी उसको किंग कहा गया, कभी उसको मोनार्क कहा गया, कभी कुछ कहा गया, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन था वो तो स्टेट का ही था ना हमेशा। आज उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है या प्रेसिडेंट कहा जा रहा है, बट देन सच ये है कि हमेशा जो हेजेमनी है वो स्टेट की एस्टेब्लिश होती है, ना कि इंडिविजुअल की। तो जो ये हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं एज एफ की ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद होना शुरू हुआ है, दिस इज हिस्टोरिकली, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली इनकरेक्ट इन ऑल द वे। करता है IMF को देख के, वर्ल्ड बैंक को देख के, नेटो में वो इस तरह की चीजें हैं। सो ये चीज है। अब इंडिया ने क्या किया, अब चाइना ने क्या करना शुरू किया? चाइना ने
इंस्टीट्यूशनल हेजमनी का जवाब इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स में दिया, जिसमें फॉर एग्जांपल एससीओ था, जिसमें ब्रिक्स है, जिसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही है, और इस तरह के इंडिया फॉर एग्जांपल जी BRI है, या इस तरह की चीजों पे वो काम कर रहे हैं। इंडिया भी उसी मॉडल को फॉलो कर रहा है कि आप इंस्टीट्यूशनल, अगर चाइना ने एससीओ एंड ब्रिक्स, जहां पे इंडिया इटसेल्फ मेंबर है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, चाइना ने अपनी छोटी ग्रुपिंग्स बनानी शुरू कर दी है, और ये बेसिकली दिस इज एन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स टू चाइनीज हेजमनी इन केस इफ इट इज चाइना जो है वो करना कुछ चाहता है। तो इंडिया ने इससे पहले कि चाइना अपनी वो जो हेजमनी है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करे, इंडिया लग पड़ा, साथ ही लग पड़ा। सो इंडिया ने इसलिए इस तरह के जो छोटे छोटे ग्रुप में बनाने शुरू। अब सार्क में तो ये था कि पाकिस्तान आता था, पाकिस्तान कहता था बराबरी की बात करो, पाकिस्तान जो एजेंडा है उसको खराब कर देता था। इंडिया के एंगल से मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान तो कह रहा था हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें कर रहे हैं, पाकिस्तान को ये था कि इंडिया चीजें खराब करता है। तो अब पाकिस्तान की हालात ये है कि पाकिस्तान सार्क का इजलास नहीं बुला सकता। मैं अगले दिन एक कॉन्फ्रेंस में था और मैंने वहां खुल खिला के ये बात की वहां पे। अब ये कॉन्फ्रेंस जो है जिसकी बात कर रहे हैं, ये इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिस इंस्टीट्यूट को रन करते हैं इस्लामाबाद में, उसी की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या तुर्रा मार रहे हैं आपकी, आपने क्या बात कर दी? जिस इंस्टीट्यूट को आप हेड कर रहे हैं उसी इंस्टीट्यूट पे आप जाके बात कर रहे हैं, तो करते रहिए। लेकिन मजे की बात क्या है, हेजेमनी की बातें कर ली, भारत जो है वो एजेंडा खराब करता था, ये भी उन्होंने कह दिया, पाकिस्तान एजेंडा खराब करता था, भारत का के उन्होंने खाते में डाल दिया। मगर आखिर कुछ तो है जो आप में गलत है कि आखिर आपको ये कहना पड़ रहा है कि भाई हम तो सार्क का बुला ही नहीं सकते, कॉन्फ्रेंस में नहीं बुला सकते उसकी, क्योंकि कोई हमारी को सुनता ही नहीं। अब आपकी कोई क्यों नहीं सुनता है, ये भी तो सोचिए। आपकी, अगर आप इतने ही सच्चे भले बुरे हैं, अच्छे भले भले हैं जैसा कि आप क्लेम कर रहे हैं कि हम तो अपने नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो आपके नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए बाकी दुनिया आपसे दूर क्यों भाग रही है? कोई आपके कहने पर सार्क के कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आया था? नहीं आता है ना। इसका मतलब कि आपको अंदर देखने की जरूरत है कि आप गलत हैं, आप सिरे से पहले दिन से गलत थे, गलत हैं, और आने वाले दिनों में भी गलत होने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं आप। तो ये हालात है। जरा और देखिए क्या क्या कहते हैं गाना। बड़े इस्लामाबाद के मैरियट होटल में थी, बल्कि इस्लामाबाद के मेरिट वहाँ होटल हमारी में अपनी कॉन्फ्रेंस थी स्नोबल इंस्टीट्यूट की, स्नोबल और मैंने वहां भी ये इंस्टीट्यूट। बातें की। मैंने कहा जी ये पाकिस्तान जो है वो कश्मीर और भारत के हवाले से वन नीड्स टू थिंक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सोचने की जरूरत है। ये जो हमें हमारी समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हम जो बहुत सारे जो व्यूज आते हैं सोसाइटी से, एकेडेमिया से, पार्लियामेंट से, हम उसको ओवर रूल कर देते हैं। सो ये इसलिए ओवर रूल करते हैं एकेडमिया से आने वाले व्यूज को, कि एकेडमिया में भी तो आप जैसे लोग बैठे हैं जो अगर पॉलिसी की बात कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी की, तो उससे जुड़े हुए जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो फाइनेंस के हैं या दूसरे, वो आपको आते ही नहीं। आप 1952 को 1992 बोलते हैं, आपसे क्या बात की जाए? आपको गिनती तक नहीं आती है। तो मतलब ये तो हालत है आपकी। अगर आप कोई कह दिया जाए कि यहाँ से कितने साल हुए, तो पता लगे आप वो सारी गड़बड़ कर जाते हैं कि भाई कितने साल, किस चीज को कितने साल हुए या नहीं हुए। तो एनीवे, एकेडमिया में अगर आप जैसे लोग हैं तो उसको इग्नोर ही किया जाएगा ना। और अल्टीमेटली आप मुझे बताइए, पाकिस्तानी एकेडमिया ने कब ऐसी बात हुई जब अपनी प्रॉपर एनालिसिस दी हो? उन्होंने हमेशा वो एनालिसिस देने की कोशिश की है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव होता है। उनके थ्योरी हमेशा यही निकलती है जो इन सपोर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो आईएसपीआर से आ रही होती हैं या उनके एस्टेब्लिशमेंट से आ रही होती हैं। एक्चुअली आईएसपीआर और एस्टेब्लिशमेंट में क्या फर्क है? वो आईएसपीआर उनका मुखौटा ही तो है, उन्हीं का तो माउथ पीस है या लाउड स्पीकर है, जो भी है। तो ये सिलसिले हैं। तो ये जो बकवासियात कर रहे हैं जनाब, ये फंडामेंटली शुरू से ही उलझुल है। लेकिन फिर भी अब सुनना तो है ना, तो जरा इनकी इनकी कमेंट्री को और देखते हैं कि ये कैसे नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं दुनिया को धोखा देने के लिए। अब देखें, बिम्स्टेक जो है ये एक, वो कहते हैं जी तकरीबन 2 अरब लोग हैं इसमें, और इसकी जो कंबाइंड जीडीपी है वो 5.2 ट्रिलियन है, जिसमें से जारी बात है तकरीबन 4 ट्रिलियन तो इंडिया अकेले की है, बाकी ममालिक की मिला के 1.2 ट्रिलियन है। और जिसमें इंपॉर्टेंट मुल्क, सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड है।
देखें, आप अगर सार्क को देखें तो आपने ऑलमोस्ट म्यांमार और थाईलैंड कोई एक्स्ट्रा ऐड किया है, बाकी तो सारे मुल्क ऑलरेडी थे वहां पे। तो इंडिया अपनी ग्रुपिंग बना रहा है और बनाने में कामयाब हो गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान को उन्होंने फारग कर दिया और उन्होंने कहा जी कि आपका इंडिया अपने इनिशिएटिव्स ले रहा है, चीजें करो जो आपको अच्छी लगती हैं, जैसे अमेरिका करता है, आईएमएफ को देखो, एंड ब्रिक्स जहां पे इंडिया इटसेल्फ मेंबर है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। चाइना ने अपनी छोटी ग्रुपिंग्स बनानी शुरू कर दी है, और ये बेसिकली और भारत के हवाले से वन नीड्स टू थिंक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचने की जरूरत है। ये जो हमें हमारी समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हम जो बहुत सारे जो व्यूज आते हैं सोसाइटी से, एकेडेमिया से, पार्लियामेंट से, हम उसको ओवर रूल कर देते हैं। सो ये चीजें जो हैं वो मैं समझता हूं कि ये दीज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। सो मैं ये कह रहा था उधर, और मैं समझता हूं ये कि पाकिस्तान को जिस चीज पर फोकस करना चाहिए या जिस चीज को वो देखना चाहिए कि क्या पाकिस्तान सार्क के का इजलास बुला सकता है, नहीं बुलाएगा, क्योंकि हमारी किसी ने सुननी नहीं। पाकिस्तान ने बायलैटरल ताल्लुकात भी इन ममालिक से नहीं रखे हुए। पाकिस्तान की लीडरशिप की मुझे समझ नहीं आई। मैं आई रियली वांट टू नो कि क्यों पाकिस्तान। जरा गौर से सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं, जरा एक एक मुल्क का ये नाम लेकर नरेशन देने जा रहे हैं आपको, जरा देखिए, इससे आपको पाकिस्तान की सोच पता लगेगी। जरा देखिए, की जो हुकूमत है ना बांग्लादेश से मिलना चाहती है, ना नेपाल से मिलना चाहती है, ना हमने खित्ते में सब कुछ छोड़ दिया। हमने खित्ते में सब कुछ छोड़ दिया, इंडिया ने सबको पकड़ लिया है, बायलैटरली भी मल्टीलैटरली भी। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, देखें, ऑप्टिक्स भी होने चाहिए ना कुछ, देयर मस्ट बी सम ऑप्टिक्स, कुछ ऑप्टिक्स भी होने चाहिए। क्या कर रही है हुकूमत पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू इंगेजिंग इन द रीजन? अफगानिस्तान हमारी सुनता कोई नहीं है, वो उसका दिमाग और तरफ चल पड़ा हुआ है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने टीटीपी को नहीं छोड़ना, जो दहशतगर्द जमात टीटीपी, हमने उसको नहीं छोड़ना, हमने उसका साथ देना है, हमने उसके साथ खड़े होना। ठीक है, दैट्स। अच्छा आप बताइए जरा दोस्तों, टीटीपी कहाँ से बनी, किन लोगों के बीच से बनी, और ओरिजिनली अगर वो तालिबान से निकल कर बने तो आप जरा सोचिए तालिबान किसने बनाए, क्यों बनाए, उसके बदले में किसने पैसे लिए, सारा कुछ पाकिस्तान कर रहा था, यही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी। आज आप उनसे परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? ये आपने तब नहीं सोचा था जब आपने वजीरिस्तान में ऑपरेशन किए थे और लोगों को घरों से निकाल बाहर किया था, और लोगों से और $5,000 लिए थे एक एक आदमी के ऊपर, उन्हीं के लोगों, अपने ही लोगों को पकड़वा कर। तो ये सारी बातें ये लोग भूल जाते हैं एन मौके पर, और कहते क्या है कि हम ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे, दुनिया की मदद कर रहे थे, यहां पर हम ग्लोबल वॉर लड़ते हुए। इससे बड़ी बकवास कोई हो सकती है क्या? जो बाकी के मुल्क उस ग्लोबल वॉर में शामिल थे, क्या उन्होंने उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को या उन लोगों को डीरेडिकलाइज नहीं किया जो उनके साथ लड़ रहे थे? नहीं, इन्होंने नहीं किया, बाकी लोगों ने किया। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने उनको बचा के रखा, उनको प्रॉपर्टी समझा, उनको एसेट समझा, और उनको कश्मीर में यूज किया। ये वेल रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूं। तो ये बात तो नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि नेशनल नैरेटिव को, सो कॉल्ड आईएसपीआर के नैरेटिव को सूट नहीं करती है वो। अब आप तमाम बातें मानेंगे, लेकिन आगे आप देखिएगा तो आप ये भी देखेंगे कि कमर चीमा साहब कहते हैं कि नहीं रिवोल्यूशन अच्छी चीज है, लेकिन मार कौन खाए? मार थोड़ी खा सकते हैं। जाहिर है यार, इतना खूबसूरत बदन है, मार खाने के लिए थोड़ी बनाया है, खा खा के बनाया है। तो जरा देखिए आप, और आगे देखिए क्या करें साहब। फाइन, आपका ये हक है, खड़े हो आप, जो है ना वो जो आपने करना है करें, हमें कोई इससे एतराज नहीं है। एक बात हो गई। अच्छा, जब आपको एतराज ही नहीं है तो चेचे पेपे क्यों कर रहे हो भाई? अगर आपको अफगानिस्तान के टीटीपी को सपोर्ट करने से कोई एतराज नहीं है तो अपने घर बैठो ना यार, चुप करो। फिर तुम चिक चिक क्या कर रहे हो भाई? अपने यहाँ जो आपके अफगानिस्तानी हैं, अफगान्स हैं, उनको मुसलमान होने के बावजूद अपने घर से आप निकाल रहे हो ना, जितना उनका जूस निकाल सकते हैं आपने निकाल लिया। उनकी प्रॉपर्टियां आप हड़प कर रहे हो, आपने उनको ऐसी हालत में डाल दिया है जहां पर आप उनको, जहां पर उनको सस्ता मुद्दा अपना 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 घर परिवार सब बेच के, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस सब बेच बाच के भागना है यहाँ से। ये स्थिति आपने खड़ी कर दी है। तो फिर क्या किया जाए? वो लोग जो जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं, जो जिन्होंने कभी अफगानिस्तान देखा ही नहीं, जिन्होंने जन्म ही आपके मुल्क में लिया है, जिनके ऊपर आपके अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि उनको वहां की सिटीजनशिप दे देनी चाहिए, और आप लोग नहीं देते हैं, उनका क्या किया जाए? तो मतलब पूरे का पूरा काबा ही बिगड़ा हुआ है। मतलब वो सब का सब मामला जो है ना, वो फंडामेंटली
करने ही उल्टे काम है भाइयों ने, और फिर दुनिया को दोष दो, हम तो विक्टिम हो गए। विक्टिम होने में इनको बड़ा मजा आता है, 1 मिनट में विक्टिम बन जाते हैं। खैर आगे देखिए, अफगानिस्तान का किस्सा आपने सुन लिया कि अफगानिस्तान चलो जी छोड़ो, आप टीटीपी को सपोर्ट करते रहो। अब जरा बाकी मुल्कों के साथ देखिए क्या करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि क्या हम बायलैटरली इंगेज हो सकते हैं किसी के साथ? हम नहीं इंगेज, हम किसी को लिफ्ट ही नहीं कराते। हम श्रीलंका के साथ बायलैटरल कोई नहीं है, बांग्लादेश के साथ कोई नहीं है, म्यांमार को हम मुल्क ही नहीं समझते, जारी बात हमारा और बस चीज है। नेपाल को अगर छठो वाला की करना है, नेपाल हमारे दिमाग में सिर्फ इतना ही है कि उधर इंडिया के इन्फ्लुएंस को किस तरह काउंटर करना है, बस हल्का सा, बस थोड़ा सा, ये हमारे दिमाग में ये चीज है। वहां पे भूटान को हम समझते हैं कि इसने तो ऑलरेडी सारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिया को दी हुई थी, तो हमने इससे क्या करना है। श्रीलंका वो खुद डूबा हुआ है, हम उसके पास क्या लेने जाए। सी दिस इज व्हाट आई मीन, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। म्यांमार, अरे इसके पास क्या भूखा नंगा है। श्रीलंका है तो पहले डूबा पड़ा है, इसके बाद क्या लेने के लिए जाए। मतलब मामला सारा लेने का है। अगर बायलैटरल रिलेशन है दे दे, हाथ फैला हुआ है, हाथ हमेशा से फैला हुआ है, कटोरा पूरा खाली है, जहां से मिले ले ले। कभी कुछ देने की बात की है भाइयों ने कि यार कहीं पर हम कुछ पहुंचा भी दें? ये जब देने की बात आती है ना, तो मांगते डॉलर हैं लोगों से कैश में, और देने के जाते हैं सीजन के पहले आम लाए हैं जी हम आपके लिए 4, ये रख लो। टर्की का प्रेसिडेंट उर्दगान, वो उसके यहाँ भूकंप आया हुआ है, वो अपने भूकंप वालों से जूझ रहा है, यहाँ पीछे से प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहा है पाकिस्तान का। मतलब वो सारे हेड ऑफ स्टेट को मना कर रहा है कोई ना हो, ये फिर भी पहुंच गए वहां पे। और साथ में क्या लेके जा रहे हैं? आम की पेटी लाए जी आपके लिए, आम की पेटी, और कुछ आपका वो कुछ सामान भी लाए, सामान लाए उसके रिलीफ के लिए, अर्थक्वेक के। क्या पता लगा इनके यहाँ टर्की ने जो सामान भेजा था फ्लड वाला, फ्लड से बचने के लिए लोगों के लिए, वही सब उठा के उन्होंने उनको वापस कर दिया, उन्हीं का माल, और उसको गिफ्ट बता रहे हैं अपना, लीजिए। ये भी कमाल सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। लीजिए आगे देखिए। थाईलैंड इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री, लेकिन हमारे एरिया ऑफ अफेयर, सो हमारे एरिया ऑफ अफेयर में आते ही कुछ नहीं है। हम वो जो पहले हमारे ताल्लुकात थे फ्रैंकली जो मिडिल ईस्टर्न दुनिया के साथ थे हमसे, वो भी हमारे हाथ से चले गए हैं। और खित्ते को हमने वैसे मुंह लगाना ने बंद कर दिया, और खित्ते ने हमें पूछना बताना बंद कर दिया। अब अगर ऐसा ही है कि आपने खित्ते को मुंह लगाना बंद कर दिया है, सारे मुल्क आपके किसी काम के ही नहीं है, तो बचा कौन सा मुल्क काम का? वही जिसको अपना रिवायती हरीफ कहते हैं, यानी हिंदुस्तान। भाई बाकी मुल्कों तो हमने दरकिनार कर दिया है ना। थाईलैंड से हमारा मिलता कोई नहीं, बांग्लादेश से हम बात नहीं करते, श्रीलंका के पास वो डूबा हुआ है, म्यांमार तो मुल्क ही नहीं है, तो बचा के भूटान, इसकी फॉरेन पॉलिसी गई हुई है, नेपाल, हाँ इसको जरा काउंटर करना है यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, बस बियॉन्ड दैट आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। जब मतलब ही नहीं है तो मरोगे इसी तरह से जैसे पड़े हुए कुत्ते की तरह से एक तरफ हो, और क्या मिलेगा तुम्हें? आई मीन इमेजिन कीजिए कि आप इस सारी स्टेटमेंट का मतलब निकालिए कि हिंदुस्तान के अलावा बाकी जितने मुल्क हैं वो सब बर्बाद हैं इनके लिए, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, और हिंदुस्तान से उनको दुश्मनी करनी है। अब आप इसका क्या कर सकते हैं इस सोच का? क्या बात कर रहा है? इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, भारत साहब उसमें लीड कर रहे हैं। कनेक्टिविटी, इंडिया कैसे कनेक्टिविटी का जाल फैलाता है, द टाइम विल टेल। हाँ, द टाइम विल टेल, ये सरकासिज्म है, ये नैरेटिव है, एज इफ कि हिंदुस्तान के बस का नहीं है करना। बेटा तुम्हारा चाबहार ये जो ईरान वाला है कौन बिल्टअप कर रहा है? इसमें तुमको मदद कर, तुमसे कोई मदद पूछ ले रहा है क्या? तुमको शामिल कर रहा है क्या? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में अगर रशिया खाली ये कह देता है कि हाँ तुम आ जाओ, तुम इसी में कूदने लग जाते हो, अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। मिलना मिलाना वहां कुछ नहीं है लल्लू, खाली तुमको यूज करने के लिए कह रहा है, वो कर लो। तुम्हारी वहां औकात कुछ नहीं है, जेब में तुम्हारी अठन्नी नहीं है, तुम्हारा कोई क्या करेगा वहां पे? तुमने को बिल्टअप करना है, कुछ है कुछ माल जेब में? अगर होता तो तुम चीन को पैसे नहीं दे देते अपने, और अपनी सॉवरेंटी को मेंटेन करते। सॉवरेंटी की बात करने वाला मुल्क बिका पड़ा है चाइना के पास में। तो आगे देखो अब क्या कहते हैं ये भी, मतलब आप ये इस कंट्राडिक्शन को जरा देखिए। एक एक मुल्क को भाई ने गिना दिया है ब्रिम्स्टेक के कि इन सारे मुल्कों के पास कुछ नहीं है जो हम पाकिस्तान को मिलेगा। तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या भाई? ये इसमें सार्क से ज्यादा है 2 मुल्क, थाईलैंड और म्यांमार, राइट? इन सब में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर आप सार्क में क्यों आना चाहते हैं? फिर आप सार्क को रिवाइव क्यों करना चाहते हैं? फिर आप क्यों सार्क का गाना गा रहे हैं कि भारत ने अलग सेटअप बना लिया है हमारे बिना और हमको माइनस कर दिया है? फिर तो आपको यू शुड बी हैप्पी कि यार आपका टाइम, आपकी एनर्जी सब बच रही है, क्योंकि आप जिन मुल्कों से आपको लेने देना ही नहीं है, आप उनसे अलग होकर बैठे हुए।
थैंक यू वेरी मच, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कहता है जी इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इंडिया इन तमाम ममालिक को कहेगा तुसी अपना माल लेके आओ मेरे को, मैं आगे भेज दूंगा इस कॉरिडोर के तहत, मैं आपको फ्रेमवर्क बनाऊंगा उसमें आप ठीक। अब आप जरा देखिए हिंदुस्तान क्या करेगा या नहीं करेगा, मतलब अपने मुल्क की पॉलिसी नहीं तय हो रही है, अपने मुल्क में कोई सुनता नहीं है, हिंदुस्तान क्या करेगा इनको पहले से पता है। मतलब मोदी जी ने पहला फोन रिन्यू किया होगा यार हमने जो यहाँ से मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो रूट बनाएंगे ना उसको हम ऐसे ही, हमारी पॉलिसी है हम ये करेंगे। पहला फोन उन्होंने अजीत डोभाल को बाद में पता लगा होगा, पहला फोन उन्होंने इनको कर दिया कमर चीमा साहब को कि ये है। इंडिया क्या करेगा बताएंगे? किसी माई के लाल ने आज तक पाकिस्तान के थिंकर ने पाकिस्तान के आने वाले दिनों के बारे में बात की है कभी? क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कोई की है इन्होंने कभी? और फिर क्या है, ये जो कुछ आज बोल रहे हैं कल को जब ये गलत साबित हो जाए और हिंदुस्तान, अरे यार हिंदुस्तान तो बड़ा कमाल की चीज निकला, ये कर गया वो कर गया, ये नहीं बताएंगे कि यार हमने उस वक्त क्या बोला था। जिस दिन इंडिया से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप के जो इसकी कनेक्शन की बात हुई थी, ये G20 के समिट में हुई थी भारत में, आखिरी दिन में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। मैं आपको एक एक आदमी गिना सकता हूं पाकिस्तानी कमेंटेटर्स में, एक एक आदमी, एक एक एंकर जिसने इस बात को क्रिटिसाइज किया था, मजाक उड़ाया था और कहा था कि बकवास कर रहा है, हिंदुस्तान ऐसा कर ही नहीं सकता, ये हिंदुस्तान का ये रूट जो बना रहा है ये BRI के अगेंस्ट बना रहा है और ये बन ही नहीं सकता। अब इनकी नानी मरी जा रही है। ठीक है जी, हाँ जी, ट्रेड एंड बिजनेस जी, हम अगर ये $5.5 ट्रिलियन का बिजनेस GDP है तो ठीक है जी, आप भी अपना शेयर बढ़ाएं, हम आपको हेल्प करेंगे। हाँ जी, हम आपको स्पेस में हेल्प करते हैं। जाहिर बात है इंडिया अब होगा क्या जब ये सारे मुल्क जाते हैं बिम्स्टेक में बैठेंगे, भारत कहेगा है मैं आपको स्पेस में लेके चलता हूँ, कहते स्पेस में कैसे लेके चलता हूँ, चले हम आपको कोऑपरेशन करते हैं, कोई MOU करते हैं, कोई आपको नेशनल लेवल पे आपके लोगों को स्कॉलरशिप देते हैं, आपके लोगों को विजिट कराते हैं, मतलब इस तरह की चीजें जो है इन मुल्कों ने कहना, मतलब इस तरह की चीजें हैं। आप ये तरीका है ना, इससे आपको पता लगता है ये जो फिजूल का काम है ये करने के लिए, पैसे की बात तो कोई हो ही नहीं रही है। एकेडमी यहाँ की बात हो रही है, स्कॉलरशिप देने की बात हो रही है, स्पेस में ले जाने की बात हो रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी देने की बात हो रही है। इनको ये नहीं पता है कि स्पेस कमर्शियली भी यूज होता है। इनको ये भी नहीं अकल है कि भारत में इसरो अगर आज प्रोग्रेस कर रहा है तो वो भारत को कितना फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रहा है। इनको लगता है, अभी आप अगली लाइन में सुनेंगे, वो कहते हैं सॉफ्ट पावर है। तो मतलब नॉलेज को ये इतना इग्नोर करते हैं, उसको सॉफ्ट पावर के नाम पे गिना के साइड लाइन कर देते हैं। अरे भाई सॉफ्ट पावर है लेकिन है तो पावर, है तो पावर, और वो पावर दुनिया में ज्यादा लंबा इंपैक्ट छोड़ती है। वॉर इतना लंबा इंपैक्ट नहीं छोड़ती है, और जो वॉर छोड़ती है वो नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ती है। बॉलीवुड के गाने आज तक लोग आते नहीं गाते, 40s 50s से जो है वो जो 50s के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ राज कपूर के बाद से रशिया में, वो आज तक चल रहा है। रशिया से जो रिलेशन है जिसको लेकर ये आजकल आज तक रोते रहते हैं ये लोग कि बड़े पुराने रिलेशन है, बड़े इनको ओल्ड चल रहे हैं, वो क्या है, वो आवारा के दिनों से चल रहा है, बरसात के दिनों से चल रहा है। तो नहीं समझ आती इस तरह की बातें इनको। मगर स्पेस को जिस तरह से इग्नोर्ड तरीके से बात कर रहे हैं ना, जिस तरह से बात कर रहे हैं स्पेस के बारे में, एज इफ की कुछ है ही नहीं। जरा सुनिए। हाँ जी ठीक है, जबरदस्त, हमारे लिए बड़ा अच्छा है। जैसे अगले दिन बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर आई जब स्टेट विजिट पे, तो उनको ये कहा गया कि हम स्पेस के वाले से आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, अब बांग्लादेश कहता अच्छा एक वक्त होता था अमेरिका स्पेस के वाले से मदद करता था, आज स्पेस के वाले से भारत ने मदद करनी शुरू कर दी। रोना गलत आ गई, मतलब द पॉइंट इज गलत आ गई। हालात बन गए। सो इंडिया इज लाइक अपना उसने भाई नेटवर्क बना लिया है। वो कहते जी स्पेस चांद पे वो चले गए जी, हम तो साउथ पोल पे लैंड कर गए, लैंड कर गए, जबरदस्त हो गया। अब क्या करना है, अब ये है कि इसका इस्तेमाल करें, यूज इट एज ए सॉफ्ट पावर टू अट्रैक्ट द रीजनल कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, कंट्रीज लाइक मे बी श्रीलंका या बाकी जो हैं, खासकर बांग्लादेश इज अ डिफरेंट मॉडल। म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका में बांग्लादेश थोड़ा डिफरेंट मॉडल है। श्रीलंका एंड बांग्लादेश दोनों डिफरेंट मॉडल है, ठीक है, किसी हद तक थाईलैंड में। अब आप सोचिए दोस्तों, ये लोग इग्नोर क्या करते हैं, चांद में भारत अभी गया है, लास्ट ईयर की बात है वो, बट आप जरा सोचें कि इससे बहुत पहले, कई साल पहले की बात है, जिस सैटेलाइट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो सार्क सैटेलाइट छोड़ी गई थी, सार्क सैटेलाइट में उस समय पर पाकिस्तान एक्टिव था।
और इन्होंने उस समय, मुझे याद है, मोदी जी ने एक सार्क की कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन एड्रेस किया था और सारे के सारे लोगों को ऑनलाइन लेकर उनसे, क्योंकि कोविड वाला टाइम चल रहा था ये, और इन सबसे बात की थी, सबको सबको बोलने का मौका दिया था। और उसमें भी इन कबूतरों ने कश्मीर कश्मीर करना शुरू कर दिया था। कौन बात करे, मतलब मौका मिले तो आप उसको कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। आपने करने कुंकू का कश्मीर है तो करो भैया कुंकू का कश्मीर। तो वो कहेंगे अच्छा इनको इस्तेमाल करते हैं। अब इंडिया जो है वो तो बहुत सारी ऐसी चीजें ऑफर कर रहा है जी, हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी में भी वो ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें दे आर ऑफरिंग ऑल दीज कंट्रीज कि जी Why हमने ये don't you क्या offer? करना है। बहरहाल अब हमने, जारी बात है, हमारा ध्यान ही कोई नहीं है इधर। हम समझते हैं अच्छा ये कौन है, ये म्यांमार, इनसे हमने क्या लेना देना, चलो ठीक है, जारी बात है, बनता भी है क्योंकि म्यांमार की सरहद मिलती है इंडिया के साथ, उनके 25,000 किस्म के मसले हैं, वहां से बहुत सारे लोग आते हैं। जो सोच रहे हैं, जैसे देखिए नेगेटिविटी देखिए, म्यांमार की सरहद में मिलती है उनसे, उनके 25,000 तरह के मसले हैं, 25,000 तरह के मसले हैं। भाई समझ में आती है ना, हमारे बॉर्डर से उनके कुछ दिखते हैं, लेकिन हमारी उनसे कोऑपरेशन भी तो है। हमारा, हमारे यहाँ से मिलिट्री टू मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी तो है। वो इग्नोर करके और बोलेंगे क्या, 25,000 तरह के मसले हैं उनके। ये अंडरमाइन करना होता है किसी दूसरे के म्यूचुअल रिलेशंस को, बायलैटरल रिलेशंस को। ये ऑल्सो, दिस ऑल्सो इम्पैक्ट्स द साइकी वेयर यू आर बिल्डिंग अ नरेटिव। आप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं लिसनर के ऊपर। उनको ये भी होता है रोहिंग्या ना आ जाए, फलाना ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो अपने उसमें लगे रहते हैं। ठीक है जी। अब वो हमारा चलो म्यांमार से उसलिए मसला नहीं है, चलो बांग्लादेश से तो है ना यार। अच्छा, ठीक है जी, हैंग वो ऑन, नेबरहुड फर्स्ट। हैंग ऑन। अब बांग्लादेश, बांग्लादेश से आपको बॉर्डर मिलता है क्या? अगर बांग्लादेश से आपको बॉर्डर नहीं मिलता तो बांग्लादेश से तुम्हारा क्या किस्सा है बे? फिर तुम्हारे बांग्लादेश परेशान कर रहा है। बांग्लादेश एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग सोसाइटी है, वहां भी दिक्कतें हैं और बहुत सारी दिक्कतें हैं। इस्लामिस्ट तुम्हारे छोड़े हुए वो आज भी वहां एक्टिव हैं। यही तो छोड़कर आए थे, यही तो छोड़कर आए थे रजाकार, वो सारे के सारे। और ऐसे सड़ाऊ हैं कि उन रजाकारों ने इनके लिए लड़ाई की थी बांग्लादेश में, बंगालियों के खिलाफ ही, खुद बांग्लादेश के खिलाफ। आज तक ये इन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, आज तक अपने यहाँ लेकर नहीं गए, कभी नहीं इनको बुला लिया अपने आप ना, मतलब ही नहीं होता ये। मतलब स्वार्थ जो है ना वो रग रग में भरा है। पॉलिसी है हमारी, क्या पॉलिसी है यार? मैं तरस गया हूँ किसी हुकूमतदान से सुनने के लिए इस चीज को। मैं जानना चाहता हूँ, आई रियली वांट टू नो कि हमारी है क्या पॉलिसी, हम क्या कर रहे हैं। और मैं एक जगह कहीं बैठा हुआ था, मैंने ये सवाल पूछना चाहता था, ये भी हो सकता है, या फिर यही है कि अब हमारे पास क्योंकि अजरबैजान और यही सारे आएंगे तो हम उसी को के ऊपर गुजारा करेंगे दुनिया के लिए और खित्ते के लिए। मेरा नहीं ख्याल, सोच रहे आज वो पाकिस्तान के अंदर अजरबैजान के आए हैं, वज़ीर आज़म उनको लेने चले गए हैं एयरपोर्ट पे। मतलब अजरबैजान इज सो इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि हमारा वज़ीर आज़म ही वहां पे चले गए हैं। अच्छा आप जरा सोचो, चीमा से कोई ये पूछे कि भाई पाकिस्तान में आता ही कौन है, मतलब दुनिया के तमाम कैपिटल में से ये बताए कितने प्रेसिडेंट, कितने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में उतरे रहते हैं। जब कोई आने वाला ही नहीं है तो एक बेचारा जो आया है अजरबैजान, तो शहबाज शरीफ को भी तो मौका चाहिए ना कि वो भी दुनिया को दिखाए कि यार मेरे यहाँ कोई आया है और मैं भी उसको वैसे ही वेलकम कर रहा हूँ जैसे पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री किया है। या कि जिस तरह मोदी जी जाते हैं तो वहां पे बाइडन मिलते हैं, तो मैं भी उसी तरह से लोगों को बताऊंगा देखो जी मैं भी एयरपोर्ट गया, मैंने भी गले से मिलाया, मैं भी गाड़ी चला के लाया, मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ। तो भाई रेप्लिकेट करने के लिए आपको अमेरिका या रूस या कोई बड़े मुल्क तो मिलेंगे नहीं, अपान जापान तो तुम्हारे यहाँ कोई आएगा नहीं, तो मिलेगा कौन तुमको? वही अजरबैजान जिसको तुम हथियार भेजते हो चुपके चुपके, तो उसी साथ ऐसे कर लो। ठीक है जी, वो वज़ीर आज़म ही हमारा लेने चले गए हैं। या तो हो सकता है कि हम कोई उनको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेचने हैं, ये भी हो सकता है, या फिर यही है कि अब हमारे पास क्योंकि अजरबैजान और यही सारे आएंगे तो हम उसी को के ऊपर गुजारा करेंगे। अब नरेंद्र मोदी को तो देखिए ना, वो ऑस्ट्रिया लैंड किए, वहां के फॉरेन मिनिस्टर आ गए। ठीक है जी,
वहां के फॉरेन मिनिस्टर आगे लेने, अब आप इमेजिन करें कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया उन्होंने। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर चीमा। उन्होंने कहा भेजो फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। सो ये जो बिमस्टैक एंड ऑल दीज स्पॉट्स हैं, प्लेसेस हैं, भाई इनके ऊपर सोचें, काम करें, कैसे चीज़ों को आगे लेके जाना है, ठीक है जी। ये नहीं है कि जी हम अपनी, हमारी तो स्पेस ही कोई नहीं ना रह गई, यकीन करके माने हमारी कोई स्पेस नहीं है। मैं तो आई विश कि हमारी कोई स्पेस हो, हमें पता चले कि हो क्या रहा है, वेयर आर वी, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं इस सारे सिनेरियो में। सो अब ये जो एक चीमा साहब को कोई खत, कोई ईमेल, कोई मैसेज करके बता दिया जाना चाहिए कि आप खड़े हैं ही नहीं, आप गिरे पड़े हैं, जहां भी हैं गिरे पड़े हैं। आता जाता कोई भी लतिया के चला जाएगा, तुमको कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। जैसे पड़े हो पड़े रहोगे। उठाने के लिए भी कोई चाहिए तुमको, कि तुम्हारे को कोई पकड़ के उठाए। वो कोई आ नहीं रहा है, कोई हाथ बढ़ा नहीं रहा है, तो आप खड़े नहीं हैं, आप गिर पड़े हैं, गिरे पड़े हैं। तरफ हम देखते हैं कि इंडिया इस खित्ते में अपना असर व रसूख उन्होंने फुल बढ़ा दिया हुआ है। आज पाकिस्तान दोबारा शुरू करे ना, दोबारा कोशिश करनी शुरू करे, दोबारा कोशिश करे, ठीक है जी। बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको बात बताऊं, बहुत टाइम। बड़े राज की बात है, कितने राज की बात है जो आपको चीमा साहब बता रहे हैं। अरे लाला, तुम आज शुरू करोगे तो क्या ये मानकर चलते हो कि जब तुम शुरुआत करोगे तो बाकी की दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी और तब तक खड़ी रहेगी वैसे की वैसे आज की तारीख में, जब तक कि तुम तरक्की करके उसके बराबर नहीं आते? अबे लल्लू, ये डिफरेंशियल जो खड़ा होता है ये तो बढ़ता ही जाएगा। जब तक तुम वहां पहुंचोगे तो आगे बाकी की दुनिया तो और ऊपर जा चुकी होगी, तो तुम क्या डिंग डोंग करोगे वहां पे? लगेगा रीच बनाने में, चीजें बनाने में, ठीक है। और अब वो हम सार को भी नहीं नॉर्मलाइज कर सकते, वो अगर करेंगे तो हमारी वो सुननी किसी ने नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है। सो हमारी हुकूमत फायर फाइटिंग पे है इस वक्त, अगर सच्ची बात देखी जाए तो। फायर फाइटिंग क्या है? बचा लो अपना आप अगर बच सकता है तो। ये है हमारा इस वक्त मोटिव। और उधर हम एक लाइन में बड़ी बढ़िया बोली, बचा लो अपने आप को अगर बचा सकते हो। सच यही है कि आग लगी हुई है और आप उस आग के बीच में पड़े हुए हैं, गिरे पड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, गिरे पड़े हुए हैं। बचा सकते हो तो बचा लो अपने आप को। हाथ कोई देगा नहीं, कोई हाथ बढ़ाएगा नहीं। मेरे जो भारतीय मित्र कहते हैं ना कई बार कि नहीं नहीं अमेरिका मरने नहीं देगा। अरे, अमेरिका इनको मरने नहीं देगा और भारत इनको जीने नहीं देगा। बात खत्म। मुगल आजम। हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसी फोर्सेस हैं, हमारे इमरान खान साहब जो हैं, वो इस बात पे लगे हुए हैं कि मैंने तबाह बर्बाद कैसे करना है। क्योंकि देखिए, मैं समझता हूँ किसी ऐसे, ये यार ये वैसे दिस इज वेरी डिफरेंट, मैं आपको बात करने लगा कि जिस पॉलिटिशियन की लेगेसी ना उससे भी डरना चाहिए। मित्रों, हमारे मैं आपको रोक रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। चीमा साहब आपको लेगेसी की नई डेफिनेशन देने जा रहे हैं, नई डेफिनेशन, और आप सर पीट लेंगे, ऐसी जबरदस्त डेफिनेशन देने जा रहे हैं। हमने लेगेसी सुनी होगी ना कि हर एक इंस्टीट्यूशन का जो हेड होता है वो अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है कि जिसको लोग फॉलो करेंगे, राइट? ये लेगेसी का मतलब कोई नया निकाल रहे हैं, जरा सुनिए क्या है वो। ये उसको बाल बच्चों से जोड़ रहे हैं कि लेगेसी का मतलब होता है बच्चे, जिसके बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है। देखिए, डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर जिस पॉलिटिशियन की लेगेसी ना हो, वो कुछ छोड़ के ना जा रहा हो, उससे भी डरना चाहिए। छोड़ लेगेसी से मुराद उसके बच्चे या उसकी फैमिली, क्योंकि जिनकी फैमिली होती है वो बहुत सारी चीजें शायद माफ कर देते हैं कि यार मैं ना, चलो मेरे बच्चे करेंगे। जिनकी लेगेसी नहीं होती, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, अमूमन वो फिर वो काम भी कर जाते हैं, वो भी करना चाहते हैं, और वो कई दफा इतने रेवोल्यूशनरी हो जाते हैं कि वो सारा सिस्टम ही उल्ट पुलट कर देते हैं। मित्रों रुकिए, अब जरा आप देखिएगा, ये चीमा साहब बोल गए। अब जरा मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, इनकी इस स्टेटमेंट को याद रखिए जो इन्होंने कहा है अभी, इसको जरा याद रखिएगा। और आप देखिएगा, ये करते करते इनके दिमाग में ख्याल आया कि अभी मेरी इस परिभाषा के हिसाब से, मेरी इस डेफिनेशन के हिसाब से तो मोदी भी इसी में आता है। मोदी के भी तो बच्चे नहीं है, मोदी के भी तो परिवार नहीं है, तो फिर भला अब मोदी को कैसे फिट किया जाए इसमें? तो अभी अपनी थ्योरी को इस अपने बिल्कुल
जिस पॉइंट पे लेकर गए वहीं पे बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं, और फिर देखिए मतलब फिर सारी बात को मतलब ही नहीं रहता है, बिल्कुल रिवर्स ले लेंगे। जरा देखिए, और कई दफा सारा सिस्टम भी अच्छा हो जाता है, ऐसे भी हो सकता है। दोनों दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें अच्छा, रहती मजे हैं। की बात है कि तो भारत बेटा के बात अंदर क्या आप कर रहे देखिए हो? प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, हाँ, फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, एक बहुत बड़ा तबका इंडिया का इस चीज को पसंद करता है, हेरिडेटरी पॉलिटिक्स को। यार ठीक है, गांधीज लगे हुए। अब लगे रहो गुरु, जरा सोचते रहो, डिक्शनरी पलट के पिट लो कहीं पे, और जरा ढूंढो ये हेरिडिटरी पॉलिटिक्स क्या होती है। ये चीमा साहब की थ्योरी है बेसिकली। वो जो नेपोटिज्म की जो पॉलिटिक्स होती है इसकी बात कर रहे हैं। जो नेपोटिज्म की पॉलिटिक्स होती है, जो कि जैसे गांधीज कर रहे हैं, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये जो पॉलिटिक्स है, परिवारवाद की जो पॉलिटिक्स है नेपोटिज्म की, उस तरह की जो पॉलिटिक्स है, ये उसकी बात हो रही है। ये उसको कहां से जोड़ रहे हैं? हेरिडिटरी पॉलिटिक्स। आगे चलिए, आपको पता लगेगा कि ये पाकिस्तान का एकेडमिया है, ये पाकिस्तान के थिंक टैंकर है, थिंक टैंकर। ओके, ठीक है, लेकिन फॉर मैनी गुड रीजंस मोदी साहब ने अपनी स्पेस तीसरी दफा भी बनाई है। उन्होंने बड़ा काम किया, भागे हैं, दौड़े हैं, मतलब ही लव्स टू वर्क, उन्हें काम करने का शौक है जिंदगी में। वो एक है मिशन। हमारे इमरान खान थे, उनको ये है कि मैंने मेरी लेगेसी क्या है। तो फिर अब बताइए, अब बता, नेहरू जी की लेगेसी, इसकी मोदी जी की लेगेसी का क्या हुआ भाई? न परिवार है, न कुछ है, हैं? और अगर ये मान लिया जाए कि भाई लेगेसी के मायने अलग हैं, और हर एक आदमी अपनी लेगेसी लाना चाहता है, नहीं लाना चाहता है, बनाना चाहता है, पीछे छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ना चाहता है, ये आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बजाय इसको इस निगाह से देखने के, ये सोचना कि नहीं, लेगेसी वाले से जो है ना, जिसकी लेगेसी ना हो उसे डरना चाहिए, तो फिर वो थ्योरी कहाँ गई तुम्हारी भाई? 1 मिनट के अंदर अपनी ही थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी भाई। नाउ somebody has to ask चीमा साहब कि चीमा साहब, ये जो आपका कहना था कि जिस आदमी की लेगेसी ना हो उस पॉलिटिशियन से डरना चाहिए, जिस पॉलिटिशियन की लेगेसी ना हो, यानी कि जिसके परिवार ना हो, बच्चे ना हो, उससे डरना चाहिए, वो थ्योरी कहाँ गई जब आपने मोदी जी के बारे में बात कही? दैट मींस इट इज एंटायरली रिवर्स, एंड इफ इट इज रिवर्स देन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अब हमें नहीं समझ वो उनकी लेगेसी क्या है। उन्होंने लेगेसी यही छोड़ी है, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, हमले कर दो, इसको तोड़ दो, फोड़ दो, पाकिस्तान को श्रीलंका बना दो, पाकिस्तान को कीनिया बना दो, इस तरह की बातें करते हैं आप। अब जरा सोचिए, क्या इमरान खान की परिवार नहीं है? कौन कहता है नहीं है? उसकी बहन है, उसके जो चचा ताऊ जो जितने हैं वो हैं उसके, उसकी 3 बीवियां हैं, एक करंट बीबी है। अब परिवार ये कैसे कह सकता है कि परिवार नहीं है? मतलब जो बुशरा बीबी है वो क्या उसकी कोई है नहीं क्या? उसकी बाकायदा उसने शादी नहीं किया क्या? तो अगर उसकी पत्नी है तो उसका परिवार नहीं हुआ क्या? बुशरा बीबी के बच्चे नहीं है क्या? तो इमरान खान के बच्चे नहीं है क्या वो? और जरा पाकिस्तान का ऑफिशियल रिकॉर्ड देख लीजिए कि तो एक लड़की छोड़कर बुशरा के सारे बच्चे जो है वो इमरान खान के नाम पे लिखे हुए हैं। तो ये कहना कि इमरान खान की लेगेसी नहीं है, ये कैसे हो गया भाई? और इमरान खान के अपने बच्चे, अगर बायोलॉजिकल बच्चों की बात की जाए तो वो लीगल इलीगल सारे दुनिया में बड़े बड़े, तो ये कहना कि उसकी लेगेसी नहीं है, ये कैसे हुआ सही? लोगों के सामने जब वो जेल में जाते हैं, अवाम पीछे से पाकिस्तान को वाकई कीनिया और जो है ना श्रीलंका और इस तरह के मुल्क बनाने की कोशिश करती है। अब तो श्रीलंका भी बहुत बेहतर हो रहा है और उनकी चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। वो जो एक वक्त था वो खत्म हो गया। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि भैया हमने ये जो लेगेसी छोड़ना है ना, इसकी भी डिफरेंट डेफिनेशन है। इंडिया के अंदर डेफिनेशन ये है कि नरेंद्र मोदी को वाकई शौक है कि मैं कुछ छोड़ के जाऊं, मैं कुछ छोड़ के जाऊं, ये शौक है उनको अपने मुल्क के लिए। ठीक है, हमारे वजीर आजम साहब, साबिक वजीर आजम को शौक ये है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, ठीक है, अगर मैं पावर में आ जाऊं तो तब ठीक है, अगर ना आऊं तो फिर नहीं। ये है हमारे वजीर आजम को शौक, ये उनको शौक था किसी ये इनके वजीर आजम से मतलब इनका फॉर्मर वजीर आजम से, इमरान खान की बात कर रहे हैं। तरीके जो है ना, वो खुदा दा वास्ता जब मिनो मिनो हुकूमत में लेके आओ और मेरे साथ कुछ ऐसा कर दो। ये है आपकी सिचुएशन। ठीक है जी, हमारा ये वो जिसे कहते हैं ना, दैट्स वेयर वी स्टैंड, दैट्स वेयर वी आर, दैट्स वेयर व्हाट वी वांट। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस अपने हर व्लॉग में बोलते हैं, तो मुझे नहीं पता इसके मायने क्या होते हैं। यू नो 2-3 जुमले अंग्रेजी के टूंढा करके और आगे बढ़ जाते हैं। हम आगे इस तरह देखिए, की चीजें जो है ना वो चाहते हैं और कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ
कि क्या बनेगा, कैसे होगा। कमाल पाकिस्तान है। जो है वो उस अगर अगर मित्रों उनको समझ ही नहीं है तो ये कैसे जानते हैं कि वो जो यहाँ से इंडिया का मिडिल ईस्ट से और यूरोप तक का रास्ता बनेगा, भारत उसमें ये करेगा। तुमको ये समझने की बड़ी समझ है, लेकिन अपना इमरान खान क्या कर रहा है, शहबाज शरीफ क्या करेगा, इसकी समझ ही नहीं है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसकी समझ नहीं है। नेशनल नैरेटिव क्या है, समझ नहीं है। आपके पड़ोसियों से रिश्ते क्यों नहीं है, समझ नहीं है। आई मीन यार, जब समझ ही नहीं है तो लाला काहे का थिंक टैंक चला रहे हो? हैं? फिर एकेडमिया में क्या कर रहे हो? कौन सा पेपर लिखा है आपने इसके ऊपर भाई? कुछ किया है? नहीं। और फिर आप कहते हो पाकिस्तान में नेशनल इंटरेस्ट सर्व कर रहा है। जब इसी को नेशनल इंटरेस्ट सर्व करना कहते हैं तो फिर जो हो रहा है उसमें शिकायत क्या है? हर दूसरे जुमले में आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान सार्क में बैठा हुआ अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा था। वो हमारा नजरिया था। जब आपका नजरिया था और आपने उस नजरिए को फॉलो किया तो उसके नतीजे में भाई मेरे, बबूल के पेड़ बोओगे तो आम कहां से लगेंगे? यही निकलेगा जो निकल के आ रहा है जिस हालत में हो, यानी कि गिरे पड़े। उसको उसके पास ना तो कोई बायलैटरल फोरम है इस पूरे खित्ते में किसी मुल्क के साथ बात करने के लिए। बायलैटरली हम किसी से बात ही नहीं करते क्योंकि हम किसी को इस काबिल ही नहीं समझते। जिनको नहीं पता मैं बताता चलूं कि ये जो लेगेसी छोड़ना है ना, इसकी भी डिफरेंट डेफिनेशन है। इंडिया के अंदर डेफिनेशन ये है कि नरेंद्र मोदी को वाकई शौक है कि मैं कुछ छोड़ के जाऊं, मैं कुछ छोड़ के जाऊं। ये शौक है उनको अपने मुल्क के लिए। ठीक है, हमारे वजीर आजम साहब, साबिक वजीर आजम को शौक ये है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। ठीक है, अगर मैं पावर में आ जाऊं तो तब ठीक है, अगर ना आऊं तो फिर नहीं। ये है हमारे वजीर आजम को शौक। ये उनको शौक था किसी तरीके जड़ा है ना, वो खुदा दा वास्ता जब मिनो मिनो हुकूमत में लेके आओ और मेरे साथ कुछ ऐसा कर दो। ये है आपकी सिचुएशन। ठीक है जी। हमारा ये वो जिसे कहते हैं ना, दैट्स वेयर वी स्टैंड, दैट्स वेयर वी आर, दैट्स वेयर व्हाट वी वांट। हम इस तरह की चीज़ें जो है ना वो चाहते हैं और कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ कि क्या बनेगा, कैसे होगा और कैसे चीज़ें फ्लो करेंगी आइंदा आने वाले दिनों में। बट इट्स वेरी टेरिबल। ये बड़ी टेरिबल सिचुएशन है इस सेंस में कि अगर पाकिस्तान की सरकार ऐसे ही रहती है, पाकिस्तान की सरकार ऐसे ही रहती है जैसे हम वो हैं, ठीक है जी, तो फिर आप ये इमेजिन करें कि क्या होगा। ठीक है, हमारी जो सरकार है उसको ये सोचना होगा कि भाई अब इस खित्ते के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, उन तब्दीलियों को देखना होगा और अपने आप को थोड़ा सा जिसे कहेंगे ना वो एक डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होगा। आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होगा आइंदा आने वाले दिनों में। अगर हम ऐसे ही सोचते रहे कि जी ठीक है भारत को जो मर्जी करते रहें, हाँ जी छोड़ो जैसे होगा देखा जाएगा, तो ये मैं नहीं समझता कि हमारा कोई रास्ता अच्छा निकलेगा। हमारे लिए रोज मसले मसाइल निकलेंगे। हमारी लीडरशिप को अपने नाक से आगे भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए। ये चीज़ें जो है ना, मैं आई रियली फील, ठीक है जी, ये चीज़ों को मुझे ज़ाती तौर पे ये फील होता है कि यार ये जो है ना हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। और ये सिर्फ और सिर्फ यकीन करके माने एक ही बात है कि इतने सेल्फिश लोग हैं जो पावर सेंटर में बैठे हुए हैं कि उनको नजर ही कुछ नहीं आता और वो समझते हैं कि वो अकले कुल है। मुल्कों के चलाने के लिए अकले कुल एक बंदा, दो बंदे, 10 बंदे नहीं होते। आपको एक ऐसा सेटअप ऑपरेटर्स बनाना पड़ता है कि आप ना भी हो तो वो सेटअप चल रहा हो। ये थोड़ी है कि मैं नहीं है तो मुल्क ही नहीं चलना, मैं नहीं है तो मैं से बाहर निकलना है। भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, पर इसके लिए फिर देखें मारें खानी पड़ती हैं। निज़ाम बदलने के लिए, चीज़ें करने के लिए करना तो पड़ता है। मारे तो खानी पड़ती हैं भैया, मैंने ये चीज़ नोट की है और हम मार खाने को तैयार नहीं है जी। हम ये समझ रहे हैं कि बस ठीक है जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक, आप सुने मित्रों, अब अगर ISPR का नैरेटिव बनाना है तो आप उनका नैरेटिव बना तो रहे बैठकर, क्योंकि आपको निज़ाम को तो चेंज करना ही नहीं है, सिस्टम को तो आपको चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको मार खानी पड़ेगी। मार खाने को आप तैयार नहीं, क्योंकि बटर चिकन चल रहा है, बटर चिकन चल रहा है भाई, है तंदूरी माल चल रहा है।
रान चल रही है? तो काहे के लिए मार खाएंगे भाई आप? So, बहरहाल लेट्स सी हाउ इट गोज एंड हाउ इट स्टेज। जी लेकिन पाकिस्तान के लिए बिम्स्टेक को देखना पड़ेगा। अब जरा देखिए, पाकिस्तान जो है वो बिम्स्टेक को देखना पड़ेगा। बिम्स्टेक को जरा सोचिए भला, काहे क्या खा के देखेंगे आप? जब आप मानकर चल रहे हैं कि आप किसी मुल्क को समझते ही नहीं, आप किसी मुल्क को कुछ समझते ही नहीं, तो बिम्स्टेक को आप क्या खा के देखेंगे और क्या समझेंगे बिम्स्टेक को? ये हालत है मित्रों। तो मैंने कहा आपसे जरा शेयर किया जाए कि आदरणीय कंवल चीमा साहब आजकल आपको किस तरह से अपना ज्ञान बखार रहे हैं, किस तरह से वो अपना फौजी नैरेटिव सामाजिक तरीके से आपके सामने परोस रहे हैं, और नीयत में कहीं कोई बदलाव नहीं है। वहीं खड़े हैं जहां कल खड़े थे, जहां पहले कभी खड़े थे, हमेशा से वहीं खड़े हैं। चेंज कुछ नहीं होना है। जब भी बात आएगी, पाकिस्तान तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट सर्व कर रहा है। पाकिस्तान अगर अपना सेल्फ इंटरेस्ट सर्व कर रहा है तो जहां खड़ा है, जहां पहुंचा हुआ है, बिल्कुल ठीक पहुंचा हुआ है, फिर दिक्कत क्या है? ये हालत है। तो लेट अस सी कि हम इस सारी कहानी को इनकी देखेंगे आगे आगे भी, जहां भी बात बनेगी। और मैं आपको ये याद दिला दूं कि अभी इस प्रोग्राम के बाद में इनकी दो एक कल से लेकर आज तक इन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस किए हैं। तो मैं आपको आज से कल तक इनके वीडियोस लगातार दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है जिस तरह का नैरेटिव बिल्टअप कर रहे हैं। और मत भूलिएगा, ये जो तमाम 2-3 वीडियो इनके मैं आपको देने जा रहा हूँ, इनको जरा आप कंपेयर करके देखिएगा तो आप पाएंगे कि इनकी कमेंट्री में किस तरह का बदलाव आता है, सब्जेक्ट वाइज कैसे बदलाव आता है। और मैंने किसी से कहा है पाकिस्तान में कि मुझे इनके जो वो प्रोग्राम्स हैं जो जो सच टीवी पर करते हैं, एंटी इंडिया, उनको भी लाया जाए। और फिर मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि किसी रोज उन प्रोग्राम्स को, ये जो यूट्यूब पे प्रोग्राम करते हैं, इन दोनों को मिलाकर आपको एक साथ दिखाऊं कि जरा देखिए ये कैसे दो अलग नैरेटिव सेम डे में पेश कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर। जहां एक तरफ कभी कह रहे होते हैं कि नहीं, हमको भारत के साथ अच्छा करना चाहिए, प्याज आया अभी अफगानिस्तान से 8,000 टन, तो उसको लेकर उनका ओहो रास्ता खुल गया, अब तो भारत के साथ संबंध ठीक हो जाएंगे। मगर एक और किस्सा चल रहा है दोस्तों, वो भी बता दूं आपको कि आने वाले हफ्ते में एक मीटिंग हो रही है, मेरे ख्याल से सेंट्रल यहाँ दुबई वगैरह में कहीं हो रही है, जहां पर ये दुबई या कतर में, अबू धाबी में कहीं हो रही है, ये मिडिल ईस्ट में ही हो रही है, जिसमें एक इंस्टीट्यूट है जिसने कुछ थिंक टैंकर्स हैं उनको बुलाया है, दोनों तरफ से, इंडिया पाकिस्तान से, अमेरिका से। मगर इंटरेस्टिंगली उसमें कुछ सर्विंग रॉ के ऑफिसर भी जा रहे हैं और कुछ सर्विंग आईएसआई के ऑफिसर्स आ रहे हैं। और पाकिस्तान में अगेन वही फिर से चिंगारी लगी हुई है कि आहा क्या पता दोनों तरफ से मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, और देखो क्या निकल कर आता है। तो ये भी एक नया किस्सा है जिस पर हमें आने वाले दिनों में बात करने को मिलेगी कि दरअसल वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी के लिए इतना ही मित्रों, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको इस सारे मुद्दे पर आपके अपने क्या ख्याल है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए